दिन भर तारीख 24 मई दिन मंगलवार। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। क्वाड सम्मेलन में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, पर भारत को क्या हुआ हासिल? तो भारत की कोशिश रही है बताने को क्वाड के लीडर्स को कि क्वाड का फोकस यूक्रेन नहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र होना चाहिए। वो मुझे लगता है कि उसको मान्यता मिली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर जातिगत जनगणना पर क्यों हैं इतने मुखर? ओबीसी की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते हैं, सब जानते हैं। तो ऐसा रहेगा कि ठीक है, हम उनके सबसे बड़े फरमाबरदार हैं, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते। जानेंगे क्या है ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर कानूनी पेंच। तर्क है मुस्लिम पक्ष का कि आप ये पहले फैसला कीजिए कि ये मुकदमा चल भी सकता है कि नहीं, सूट्स हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कितनी वैलिड है कि नहीं। सब आगे, लेकिन पहले मुख्य समाचार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। आरोप है कि सिंगला अपने अधिकारियों से कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1% कमीशन मांग रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि सिंगला के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार 1 रुपए की बेईमानी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुन लेते हैं उन्होंने आगे क्या कहा। जब मैंने उनको ये सबूत दिखाए तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल भी किया, चाहे अपने हों चाहे बेगाने हों। 0 टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। 1 पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सबको कहना चाहता हूं कि अब सिस्टम बदल गया है। ये थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी की जिला अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मई रखी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट पर अपनी लिखित आपत्ति फाइल करने की अनुमति दी है। 26 मई को अब मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन इंतजामिया समिति का कहना है कि मस्जिद में सर्वे कराना 1991 के उस कानून का उल्लंघन है जिसके तहत देश के किसी भी पूजा स्थल में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब में पिछले साल कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद जब अदालतें फिर से खुली तो काफी अधिक संख्या में फांसी की सजा सुनाई गई। संस्था ने कहा कि पिछले साल दुनिया भर में 600 राज्य स्वीकृत हत्याएं हुई, जो उससे 1 साल पहले की तुलना में 20% अधिक है। म्यांमार, मिस्र, पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने भी अधिक लोगों को मौत की सजा सुनाई। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस को लॉकडाउन के दौरान एक डिनर पार्टी आयोजित करने की वजह से $24,000 का जुर्माना देना होगा। ये डिनर पार्टी जुलाई 2020 में की गई थी, जो राष्ट्रपति के स्वयं अपने कोविड लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन था। उस समय अर्जेंटीना के लोगों को घरों से बाहर निकलने से मना किया गया था। अब राष्ट्रपति और उनकी पत्नी चैरिटी के रूप में भुगतान करेंगे, जो संक्रामक रोगों पर शोध करने वाले संस्थान को जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यूक्रेन की सेना को मदद के लिए करीब 20 देश हथियार देने के लिए आगे आए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से सोमवार को दुनिया भर के करीब 50 देशों के नेताओं ने वर्चुअल बैठक की और यूक्रेन को लॉन्चर मिसाइल समेत कई एडवांस्ड हथियार देने पर सहमति जताई। डेनमार्क ने यूक्रेन को हार्पून एंटीशिप मिसाइलें देने का वादा किया है। माना जा रहा है कि इससे यूक्रेन की हमला करने की क्षमता 2 गुना बढ़ जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही अकेले ऐसे नेता हैं जिनसे वो युद्ध खत्म करने के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की ये बात दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कह रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने कहा है कि ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की कार्रवाई को देखते हुए उससे किसी भी तरह की वार्ता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के साथ ऐसा किया जा सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका ने उन्हें हटाने की साजिश रची थी। उनका कहना है कि दक्षिण एशिया के देश अमेरिका के खिलाफ हो रहे हैं और ये बात सबको पता लग रही है। CNN के साथ इंटरव्यू में इमरान खान ने ये बातें कहीं। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान पिछले 2 महीनों से अमेरिका को पाकिस्तान में हुए फेरबदल के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात की एक कंपनी ने बताया है कि अफगानिस्तान के 3 प्रमुख हवाई अड्डों को लेकर उसने तालिबान प्रशासन के साथ समझौता किया है। GACC कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि ये करार 18 महीने का है। इसके तहत वो काबुल, कंधार और हेरात हवाई अड्डे की सेवाएं संभालेंगे। ये थे शाम 7:30 बजे तक के BBC समाचार।
नमस्कार, अभिनंदन। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब और तमाम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन रहे हैं। ये है बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और स्टूडियो संभाल रहे हैं राजेश चौहान। क्वाड देशों में 4 देश शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। आज इनके शीर्ष नेताओं ने टोक्यो में मुलाकात की। ये क्वाड समूह की चौथी बैठक थी, जिनमें से 2 वर्चुअली हुई हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता को रोकने के मकसद से बने इस समूह की बैठक में कोरोना-19 की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम के साथ साथ वैश्विक स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु, तकनीक, साइबर स्पेस और बुनियादी ढांचे सहित कई अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर बोले, 4首脳の間でウクライナ情勢がインド太平洋地域に及ぼすजापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बोल रहे हैं कि हम 4 नेताओं ने भारत प्रशांत क्षेत्र पर यूक्रेन युद्ध की वजह से पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की। भारत सहित हमने यूक्रेन में दुखद युद्ध पर चिंता भी व्यक्त की और पुष्टि की कि कानून का शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे सिद्धांत का किसी भी क्षेत्र में पालन किया जाना चाहिए। इस दौरान चारों देशों के नेताओं ने चीन पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस बैठक के दौरान सैटेलाइट आधारित समुद्र की निगरानी पर सहमति बनी, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर ध्यान रखा जा सकेगा। चारों देशों ने क्वाड फेलोशिप की शुरुआत भी की, जिसके तहत 100 अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, भारतीय और जापानी छात्रों को हर साल अमेरिका जाकर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स यानी स्टेम क्षेत्रों में पढ़ाई का मौका मिलेगा। इसके अलावा चारों देशों के बीच नई तकनीक पर काम करने, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट यानी विश्वास की जो भागीदारी है उसकी बात कही गई। लेकिन अगर आपको ध्यान हो तो भारत को छोड़कर तीनों देश रूस पर बोल रहे हैं, लेकिन भारत रूस पर बहुत मुखर नहीं है। तो क्या ये विश्वास रह पाएगा? भारत को क्या हुआ हासिल और तीनों देश भारत पर किस तरह से भरोसा कर रहे हैं या नहीं? जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से मैंने बातचीत में यही जानना चाहा। पिछले करीब खासकर 3 महीनों से ये बार बार कहा जा रहा था कि भारत की नीति जो है यूक्रेन को लेकर, जो बाकी के 3 देश हैं उनसे अलग है। जो एक प्रोएक्टिव न्यूट्रलिटी की बात है या रूस को कंडम नहीं करने की बात है, वो लग रहा था कि उससे कुछ आपसी तालमेल में अड़चन आ सकती है। पर आप यदि अभी हाल ही में इशू हुई ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ क्वाड लीडर्स देखें टोक्यो से, तो उस स्टेटमेंट में शब्द यूक्रेन है ही नहीं। टोक्यो में भी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार आह्वान कर रहे थे कि एक मत होना चाहिए क्वाड का यूक्रेन को लेकर। तो इससे साफ जाहिर है कि धीरे धीरे जो भारत की कोशिश रही है बताने को क्वाड के लीडर्स को कि क्वाड का फोकस यूक्रेन नहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र होना चाहिए, वो मुझे लगता है कि उसको मान्यता मिली है और भारत की जो तटस्थता है उसको भी कुछ हद तक समझने की कोशिश हुई है। हालांकि लगातार कोशिश रहेगी कि भारत की जो निर्भरता है रूस से उसको कम किया जाए। जब से क्वाड बना है अब तक सफलता हासिल किसी मुद्दे पर उसको हुई है? क्योंकि अगर हम देखें तो वो क्वाड के जब 4 लीडर्स मिलते हैं तो उनका फोकस चारों की आपसी बातचीत से ज्यादा बायलैटरल रिलेशंस पर ज्यादा रहता है। क्या क्वाड एज अ ग्रुप सफल हो पा रहा है या हो सकता है? क्या क्वाड सफल है या नहीं, ये क्या मापदंड अपनाए गए उस पर तय होगा। यदि आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाती है कि शायद पूरी दुनिया के ढांचे को बदल देगा क्वाड, तो वैसा नहीं है। उसका सीमित क्षेत्र या ध्यान उसका है केंद्रित हिंद प्रशांत सागर पर। एक नजरिए से देखें कि 4 जो शिखर सम्मेलन केवल 14 महीनों में हुए हैं, तो बड़ी तेज रफ्तार से आपस में सभी नेता मुलाकात करना चाहते हैं और आपस में तालमेल बनाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो बहुत तेजी से बहुत बड़ा हो गया है, तो इसलिए कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं उनको जमीन पर उतारने में अभी और समय लगेगा मुझे लगता है। पर ये भी बात आपने सही कही कि जो द्विपक्षीय बातें होती हैं वहाँ पर उनका अलग एक तरह से महत्व बना रहता है, क्योंकि वो जो
मीडिया का है वो फोकस इस पे नहीं रहता है। लेकिन अभी क्वाड ने आज स्टेटमेंट में कहा कि क्वाड जो है इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में $50 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। क्या ये एक तरीके से चीन को उकसाने की तरह नहीं है, क्योंकि चीन बार बार मुखालफत कर रहा है इस चीज की, और आप एक तरफ स्टेटमेंट भी जारी करते हैं कि बलपूर्वक अगर कुछ भी किया जाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। जैसा आप खुद अच्छे से समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफी उलझे हुए होते हैं, उसमें कोई साधारण तरीके से दोस्त या दुश्मन को अलग से नहीं देखा जा सकता है। ये चारों देश जो बैठकर क्वाड में बात करते हैं, उनका सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार चीन ही है। तो ऐसा नहीं कि चीन के साथ तालमेल नहीं है, पर चीन उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। और जो बात आपने कही कि ये देश कुछ निवेश करेंगे $50 बिलियन का हिंद प्रशांत क्षेत्र में, मुझे नहीं लगता है कि वो चीन का मुकाबला करने की एक बात है, क्योंकि चीन के पास इतनी ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इतना ज्यादा हैसियत है एक तरफा निवेश करने की, कि उतना आज अमेरिका के पास भी शायद नहीं है। इसीलिए जो ताकत क्वाड की है वो उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साख है, उनका जो कौशल है, उनकी जो मान्यता है, वो उनकी ताकत है। चीन की ताकत निवेश में उनका फाइनेंस है। तो इसीलिए आप देखेंगे चाहे वो ब्लू डॉट नेटवर्क हो या ग्लोबल गेटवे हो, या उसके अलावा आप देखें अभी जो हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा की उन्होंने बात की है टोक्यो में, के बाद एक इस तरह के ये परियोजनाओं को या इनिशिएटिव्स को सामने लाते हैं जी। और परोक्ष रूप से उसका सीधा चोट जाहिर है कि चीन पर पड़ती है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन की बात क्वाड बार बार कर रहा है। आपको लगता है कि ये वाकई में पॉसिबल है? बिकॉज अमेरिका का सीधा सीधा दखल है। अमेरिका जापान जब मिल रहे हैं एक क्षेत्र में, क्या वो फ्री और ओपन रह जाता है? बात यह है कि बड़े क्षेत्र में किस तरह का दिशा निर्देशन देना है, ये चिंता बड़े देशों को ही होती है। छोटे देशों को ना तो हैसियत होती है, इसलिए ना उनको चिंता होती है। उनको अक्सर देखना होता है कि किस बड़ी शक्ति के साथ तालमेल बनाकर उनको अपना जो मूल उनके जो हित है उनको कैसे साधना है। शुरू में लगा कि ये बहुत ज्यादा अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा है और बाकी शक्तियों को शायद उतनी ज्यादा असर्शन या अपनी बात कहने की सहूलियत नहीं है। पर मुझे लगता है कि ये 4 जो शिखर सम्मेलन हुए हैं पिछले 14 महीनों में, उसमें कम से कम भारत अपनी बात कहने में सक्षम रहा है। हमेशा से भारत ने कहा कि क्वाड का ध्यान हिंद प्रशांत महासागर के मुद्दों पर होना चाहिए, यहाँ चीन बड़ी चुनौती है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जिनसे मैं क्वाड पर बात कर रहा था। वैसे मोदी सरकार की विदेश और आर्थिक नीति पर पूर्व राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठा रहे हैं। स्वामी का तर्क है कि भारत क्वाड और ब्रिक्स दोनों गुटों में एक साथ नहीं रह सकता। क्वाड को चीनी विरोधी गुट माना जाता है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका शामिल हैं। दूसरी तरफ चीन की अगुवाई वाले ब्रिक्स है और उस गुट में भारत शामिल है। स्वामी कहते हैं कि दोनों में आप कैसे रह सकते हैं। तो ये तो बात हुई क्वाड की। अब थोड़ा यूक्रेन की बात कर लेते हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोप अपनी गैस की ज़रूरतों के लिए रूस पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसी क्रम में कई अफ्रीकी देश अब इस उम्मीद में हैं कि वो यूरोप को अपनी गैस का निर्यात बढ़ा सके। सुनिए इयोमा एंडक्वे की रिपोर्ट नवीन ने की आवाज़ में। दुनिया में रूस ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस भंडार है। वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। यूरोप में 40% गैस रूस से ही आयात की जाती रही है। यूरोपीय संघ इस साल के अंत तक गैस सप्लाई को 2/3 तक कम करना चाहता है और इसके साथ ही 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म कर देना चाहता है। ऊर्जा अर्थशास्त्री कैरोल नखले कहती हैं कि अफ्रीका में इस उद्योग के बड़े खिलाड़ी अल्जीरिया, मिस्र और नाइजीरिया हैं। अगर इन तीनों के निर्यात को जोड़ लिया जाए तो भी यूरोप में सप्लाई होने वाली रूस की गैस का आधे से कम होगा। उत्तर अफ्रीकी देश इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातक हैं और उनके पास यूरोप के साथ सबसे बेहतर गैस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूरोप की ऊर्जा नीति में बदलाव से सबसे ज्यादा अल्जीरिया को फायदा हो सकता है। बीते महीने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अल्जीरिया के साथ नए गैस सप्लाई का सौदा किया था, जिसके तहत गैस आयात को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दूसरी सप्लाई ढूंढने के तहत इटली की यह सबसे बड़ी डील है। इटली के इस समझौते की काफ़ी सराहना की जा रही है और इसे उसका एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि यूरोप में वो रूसी गैस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि घरेलू खपत बढ़ने, उत्पादन में निवेश कम होने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अल्जीरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर चिंताएं भी हैं।
मोरक्को के साथ विवाद के कारण अल्जीरिया की यूरोप को निर्यात होने वाली गैस में गिरावट आई है। इटली के मंत्रियों ने अंगोला और कांगो ब्रेज़ाविल का दौरा किया है और एक नए गैस सौदे पर राजी हुए हैं और अब इटली की आंखें मोजाम्बिक पर हैं ताकि 2023 के मध्य तक रूस पर निर्भरता खत्म हो सके। पश्चिम अफ्रीका में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के उत्पादक नाइजीरिया में भी यूरोपीय देशों के गैस निर्यात की मांग की बाढ़ आ गई है। नाइजीरिया ट्रांस सहारन पाइपलाइन प्रोजेक्ट में मुख्य देश है। 4,400 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नाइजीरिया से नीजर के रास्ते अल्जीरिया जाएगी। यह पाइपलाइन अल्जीरिया में पहले से मौजूद पाइपलाइन से जुड़ेगी जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों को यूरोप से जोड़ती है। 70 के दशक में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन सुरक्षा खतरों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और धन की कमी की वजह से यह रुक गई थी। बेल ऑयल एंड गैस के प्रमुख कियोर्ड थॉमस कहते हैं कि नाइजीरिया मोरक्को गैस पाइपलाइन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यह पश्चिम अफ्रीका से लेकर मोरक्को तक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा जिससे यूरोप तक गैस जा सकेगी। इस परियोजना की लागत तकरीबन $25 अरब है और यह 13 पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीकी देशों को जोड़ेगा जो कि 25 साल में पूरा होगा। नखले कहती हैं कि अफ्रीका से गैस लेने का फायदा तंजानिया और मोजाम्बिक जैसे देशों को भी होगा। हालांकि वहां पर फ्रांसीसी कंपनी एक बड़ी परियोजना को बना रही है जो इस्लामी चरमपंथियों के बड़े हमले के बाद रुक गई है। नखले कहती हैं कि रूसी सप्लाई के किसी भी नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन अफ्रीका बहुत अच्छी स्थिति में है। आने वाले दिनों में हम बहुत सारा निवेश देख सकते हैं। उनका कहना है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि इस महाद्वीप के प्रमुख निर्यातकों के पास साजो सामान की दिक्कत हो सकती है। रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। और अब बात तुर्की की। तुर्की के विदेश मंत्री मावलूत चावुशोगलू और ऊर्जा मंत्री फतीह डॉनमेज बुधवार को इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं। कई वर्षों से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव रहा है। खबरों के मुताबिक ये बीते 15 सालों में तुर्की के किसी भी मंत्री का पहला इसराइल दौरा है। आखिर तुर्की क्यों बढ़ा रहा है इसराइल की ओर दोस्ती का हाथ, बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। हाल के दिनों में तुर्की और इजराइल आपसी संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करते दिखे हैं। मार्च में इजराइल के राष्ट्रपति इस्साक हर्जोग तुर्की गए थे। दोनों देशों के रिश्तों में साल 2010 एक मील का पत्थर है। इस वर्ष इस्राएली कमांडो दल ने तुर्की के समुद्री जहाज मावी मारमरा पर सवार होकर गजा की आर्थिक नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे 10 तुर्क कार्यकर्ताओं को मार दिया था। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दरार साल 2016 में तब खत्म हुई जब इस्राइल ने उस घटना के लिए मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन फलस्तीन के मुद्दे और यरूशलेम के स्टेटस पर तनाव बरकरार रहा। तुर्की सिर्फ इस्राइल ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय ताकतों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की कोशिश में है। उसने हाल में संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और मिस्र के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है। दोनों देशों के बीच इस वक्त राजदूतों के स्तर पर कूटनीतिक संबंध नहीं है। साल 2018 में फलस्तीन में प्रदर्शनकारियों पर इस्राएली सशस्त्र बलों की गोलीबारी में हुई मौतों के बाद तुर्की ने अपना राजदूत वापस बुला लिया था। चावुशोगलू ने कहा कि वो इस्राएली विदेश मंत्री येर लैपिड से राजदूतों की बहाली के लिए बातचीत करेंगे। फलस्तीन के इलाकों और यरूशलेम के स्टेटस पर मतभेद दोनों देशों के बीच नजदीकी संबंधों के आड़े आते रहे हैं। तुर्की के अधिकारी कहते रहे हैं कि इस्राएल से संबंध फलस्तीन की कीमत पर सामान्य नहीं किए जाएंगे। तुर्की ने हाल ही में अल अक्सा मस्जिद में हुई झड़पों की भी कड़ी निंदा की थी और इस मुद्दे को संबंध सुधारने की दिशा में एक रोड़ा बताया था। हालांकि 11 मई को अल जजीरा की पत्रकार शिरीन अबू अकलेह के मारे जाने पर तुर्की चुप रहा है। न ही उसके विदेश मंत्रालय की ओर से कोई बयान जारी किया गया और न ही राष्ट्रपति अर्दोआन ने सार्वजनिक रूप से इस पर कुछ कहा है। राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोआन ये भी कह चुके हैं कि इस्राएल के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध यरूशलेम मुद्दे से अलग हैं। अंकारा में फलस्तीन के राजदूत फईद मुस्तफा ने तुर्की के सरकार समर्थक सबह अखबार से 23 मई को कहा था कि इस्राएल के साथ अंकारा के सामान्य होते संबंधों का अर्थ फलस्तीनी हितों को नजरअंदाज नहीं करना है। सबह अखबार ने यह भी लिखा कि चावुशोगलू अपने फलस्तीनी समकक्ष रियाद अल मालिकी से भी इस दौरे के दौरान मुलाकात करेंगे और तुर्की फलस्तीन अंतर सरकारी परिषद की बैठक करेंगे। इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चावुशोगलू इस्राएली अधिकारियों या सुरक्षा के बिना अल अक्सा जाना चाहते हैं। फरवरी में राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कालिन और उप विदेश मंत्री सादात ओनाल ने इस क्षेत्र का 2 दिवसीय दौरा किया था। कालिन ने अल अक्सा मस्जिद के आगे तस्वीर भी खिंचवाई थी। धर्मनिरपेक्षतावादी विपक्षी अखबार जमहूरियत ने रिपोर्ट लिखी है कि इस दौरे के दौरान एक दूसरा संभावित मुद्दा ऊर्जा सहयोग हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तुर्की के रास्ते यूरोप जाने वाली इस्राएली प्राकृतिक गैस को ले जाने
के संबंध में कोई ठोस विकास होने की उम्मीद कम है। ये दौरा आपसी विश्वास को स्थापित करने की दिशा में पहला कदम होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तुर्की अधिकारियों और मीडिया संस्थानों ने हाल ही में इस तरह के ऊर्जा सहयोग परियोजनाओं की संभावनाएं जताई थी, क्योंकि यूरोप अब रूस के अलावा भी ऊर्जा स्रोतों की संभावनाओं को तलाश रहा है। मार्च में हेरजोग के दौरे के दौरान अर्दोआन ने कहा था कि तुर्की ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा परियोजनाओं पर इसराइल के साथ सहयोग के लिए तैयार है। हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों देश पूर्वी भूमध्य सागर में तेल एवं प्राकृतिक गैस की प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इसको लेकर बहुत आशावान हैं। ये थे मोहम्मद शाहिद। और अब बात बिहार में जातिगत जनगणना की। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत जारी है। इस बीच जातिगत जनगणना यानी कास्ट सेंसस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सबकी सहमति आने के बाद सर्वदलीय बैठक होगी। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में है नहीं, लेकिन बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार बार बार जातिगत जनगणना का राग आलापते क्यों हैं? यही सवाल मैंने पूछा बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह से। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा हमें इतिहास में पीछे भी जाना पड़ेगा। 2019 में जब विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे 2020 के, उस वक्त पहली बार था जब प्रस्ताव पारित किया गया था जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसको लेकर। फिर 2020 में भी उन्होंने इस तरह का एक प्रस्ताव पारित कराया बिहार विधानसभा के अंदर। फिर 2021 की बात करें तो 23 अगस्त को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, बीजेपी के भी प्रतिनिधि थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब वो दोबारा कह रहे हैं कि इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। समझ में नहीं आता कि जब 4 साल में 4 बार उन्होंने इस तरह से जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव पारित विधानसभा के अंदर कराया, बीजेपी जब इस पर साफ उनके साथ खड़ी दिख रही है और उसके बाद तेजस्वी यादव जो भी विपक्ष के नेता हैं वो भी उनके साथ हैं, फिर ये बार बार क्यों राग अलाप रहे हैं और कराते नहीं हैं? क्या इसे इस तरह देखें कि नीतीश को कहीं डर तो नहीं है कि अगर मान लीजिए बीजेपी के समर्थन वाली सरकार टूटी या कुछ हुआ तो वोट बैंक तो उनका भरा रहे? इसी मुद्दे पर मैंने 3 राजनीतिक विश्लेषकों से वहां बात की। बिहार के पीटीआई के वरिष्ठ पत्रकार हैं नचिकेता जी, प्रभात खबर में पूर्व में जुड़े रहे हैं राजेंद्र तिवारी जी और सुरूर अहमद साहब। इन तीनों से जो बातचीत की उसका जो लब्बो लुबाव है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नचिकेता जी कहते हैं कि ये एक तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो मुद्दा है वो गर्म रख सकें, कीप द पॉट बॉइलिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ताकि ओबीसी की पॉलिटिक्स नीतीश कुमार करते हैं, सब जानते हैं। तो ऐसा रहेगा कि ठीक है, हम उनके सबसे बड़े फरमाबरदार हैं, हम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो एक तो नचिकेता जी कहते हैं कि एक ये मंशा हो सकती है और इसके साथ ही टाइम बाइंग एक टेक्निक हो सकती है कि हम खबरों में भी बने रहें और बीजेपी के साथ रहकर भी अलग दिखते हुए थोड़ा सा दिखें। दूसरा जो धड़ा है वो ये कहता है राजनीतिक विश्लेषकों का कि बहुत ज्यादा इस पर निर्भर करता है कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स है जो कि नंबर गेम के लिए दिखाने के लिए किया जा रहा है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो बीजेपी की तरफ से भी गाहे बगाहे होती है और जेडीयू के भी तरफ से। ये जो विश्लेषण है वो कर रहे हैं सुरूर अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार है वहां पे। खबरें बहुत तेज चल रही हैं कि आरसीपी सिंह जो कि राज्यसभा में हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू कोटे से आते हैं, उन्हें तीसरा टर्म मिलेगा या नहीं इस पे बहुत सुगबुगाहट है। और बीते दिनों ऐसी खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच बन नहीं रही है और जेडीयू दो फाड़ हो सकती है अगर उन्हें तीसरा टर्म राज्यसभा नहीं दिया गया आरसीपी सिंह को। अगर ऐसी कोई स्थिति भविष्य में आती है तो दो फाड़ अगर होते हैं तो जिस भी फाड़ को जेडीयू का मैंडेट माना जाएगा कि ये असली जेडीयू है क्योंकि दल बदल कानून लागू होगा तो 45 सीटें अभी जेडीयू के पास है, 30 विधायकों की जरूरत होगी। अगर नीतीश खेमे में 30 विधायक आ जाते हैं और वो तेजस्वी के साथ इन दिनों बहुत उनके फोटोज वायरल भी हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के साथ 30 विधायक, तेजस्वी के 76 आ जाए और कांग्रेस और लेफ्ट तो समर्थन देने के लिए बैठी रहेगी किसी भी सूरत में अगर सरकार बनती है तो जादुई आंकड़ा वो पार कर जाएंगे। एक दूसरा सिनारियो भी सुरूर अहमद समझाते हैं कि मान लीजिए आरसीपी सिंह के साथ 30 विधायक चले गए जिनको बीजेपी के आजकल करीबी बहुत माना जा रहा है, बीजेपी के पास 77 विधायक हैं, तो जादुई आंकड़ा तो वो नहीं पार कर पाएंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस से टूट के विधायक इधर उधर जा रहे हैं तो बीजेपी उनसे ले सकती है समर्थन, तो ऐसे करके जादुई आंकड़े पर पहुंच जाएंगे। और जातिगत जनगणना पर तेजस्वी के साथ वो साथ रहते हैं
तो एक मैसेज जाता है कि हम इधर भी हैं। ये एनालिसिस है सुरूर अहमद साहब का। अच्छा, एक बात ये बताइए सरोज जी की बीजेपी केंद्र में जातिगत जनगणना पर बहुत मुखर है नहीं, लेकिन राज्य में जो सरकार है नीतीश कुमार की वो बीजेपी के साथ है। ये आपको थोड़ा सा विरोधाभास नजर नहीं आ रहा है? देखिए, चाहते तो हैं, बीजेपी के ऊपर एक लेबल लगा हुआ है कि वो अपर कास्ट पार्टी है, उन्होंने सेंधमारी की है ओबीसी वोट बैंक में, लेकिन बावजूद इसके जो लेबल है उसको हटाने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। और एक दूसरी समस्या ये है कि जातिगत जनगणना करा लेते हैं और उसमें ओबीसी की संख्या ज्यादा आती है तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। अगर वो भी बोलेंगे जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, फिर बाकी जाति वाले लोग भी आ जाएंगे कि हमें भी चाहिए आरक्षण, तो आरक्षण का एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जो इस वक्त शायद मोदी सरकार मोल लेना नहीं चाहती है। और कोविड की वजह से ऑलरेडी जो जातिगत जनगणना का काम, सिर्फ जनगणना का जो काम है वो अभी तक डिले चल रहा है 2021 में जो होना था, तो इस वजह से ऑलरेडी बहुत डिले हो गया है। कुछ तकनीकी चेंजेस भी करने पड़ेंगे उससे, क्वेश्चनएयर वगैरह वगैरह, तो इन सब वजहों से माना जा रहा है कि मोदी सरकार हिचक रही है। ये थी बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह। और अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले की बात कर लेते हैं। ज्ञानवापी मामले में बहुत से वकीलों और पक्ष ऐसा सोचते हैं कि इस अदालत तक पहुंचने से पहले इस मामले को विवाद बनने से अदालत चाहती तो रोक सकती थी और इसका आधार हो सकता था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। लेकिन कैसे? इसमें कानूनी पेंच बहुत सारे हैं, समझा रहे हैं विनीत खरे, और मैंने उनसे यही जानना चाहा बातचीत में। जब ये कानून लाया गया था 1991 में, तब राम मंदिर आंदोलन अपनी उफान पर था। उस वक्त जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री थे पी चिदम्बरम से मैंने बात की, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से उस वक्त प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्होंने फैसला किया था कि भाई अयोध्या के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पुरानी लड़ाई है, सालों से मुकदमे जारी हैं, लेकिन क्योंकि भारत का इतिहास कॉम्प्लेक्स रहा है तो ये जो झगड़े हैं उन्हें एक बार किस तरह से खत्म किया जाए, उस सोच के साथ ये कानून लाया गया था। अब जो सवाल उठ रहे हैं कि जो एक पक्ष, जो मुस्लिम पक्ष है, उसका कहना है कि भी 1991 का जो कानून है उसके रहते ये जो सर्वे की बात है या फिर जो चैलेंज करने की बात है ये सब हो रहा है वो गलत है। ये जो कानून है इसकी धारा 5 में ये भी लिखा है कि जो एक्सेप्शंस हैं वो सिर्फ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर ये कानून लागू नहीं होगा। 2 लीगल माइंड से उनसे बात की, एक हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस गोविंद माथुर। उनका कहना है कि जो कुछ हो रहा है वो कानून की भावना को पूरी तरह नजरअंदाज करके हो रहा है। लेकिन एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं आशुतोष श्रीवास्तव, वो कहते हैं कि भाई इस कानून में 3 एक्सेप्शंस हैं, मतलब 3 जगह छूट दी गई है। पहला, अगर किसी धार्मिक जगह का कैरेक्टर या स्वभाव 15 अगस्त 1947 के बाद बदला हो तो ऐसा हो सकता है कि इस कानून के होने के बावजूद भी आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। हालांकि ये अदालत फैसला करेगी कि क्या उस धार्मिक जगह का जो कैरेक्टर या स्वभाव है वो 15 अगस्त के बाद बदला है या नहीं। दूसरी स्थिति वो ये बताते हैं कि अगर ये दावा किया जाए कि कोई धार्मिक जगह 100 साल से ज्यादा पुरानी हो तो वो ऐतिहासिक महत्व का स्मारक हो या फिर पुरातत्व संबंधी जगह हो या फिर वो प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष कानून जो 1958 के तहत आता हो, ऐसी स्थिति में आप सूट दायर कर सकते हो। तीसरी वजह जो कि इस केस में लागू नहीं होती वो ये है कि सभी जो पक्ष हैं उनके जो झगड़े हैं उन पर समझौता हो गया हो। तो ये जो 2 एक्सेप्शन आशुतोष श्रीवास्तव कहते हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि 2 एक्सेप्शन लागू इस केस में होते हैं। हालांकि पी चिदम्बरम से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ कहना था कि कोई एक्सेप्शन, सिर्फ एक बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उसको छोड़कर कानून में कोई छूट नहीं दी गई है। उधर जो रिटायर्ड जस्टिस माथुर हैं उनका कहना था कि भाई कानून में कुछ एक्सेप्शंस तो हैं लेकिन बनारस मामले में एक भी एक्सेप्शन लागू नहीं होता है। यानी जितनी बात मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कि एक पक्ष ये कह रहा है कि कोर्ट अगर चाहता तो ये पूरा का पूरा मामला रुक सकता था। देखिए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उसकी इंटरप्रिटेशंस जो मैंने बात की वो मुझे अलग अलग सुनने को मिल रहे हैं। जैसे कि सवाल ये उठ रहा है कि भी अगर ये साबित हो जाए कि जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसके एक हिस्से में जिस तरह से एक शिवलिंग की बात की गई, हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उसको वो डिस्प्यूट करता है, तो क्या कोई अदालती आदेश हिंदुओं को वहां पूजा जारी रखने के लिए कह सकता है? जस्टिस माथुर का कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि
जो 1991 का कानून है वो साफ कहता है कि भाई किसी धार्मिक स्थान का जो कैरेक्टर है वही जारी रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आशुतोष श्रीवास्तव जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उनका कहना था कि भाई अदालत जो है वो स्थान पर जाकर पूजा करने की आदेश है वो तो दे ही सकता है, लेकिन इससे जो सवाल एक और पैदा होता है कि भाई क्या इससे जो धार्मिक स्थल है उसका कैरेक्टर या स्वभाव पर असर नहीं पड़ेगा, या फिर जो पूजा करने की याचिका पर सर्वे करने की जो बात कही जा रही है क्या उससे जो मस्जिद के कैरेक्टर को बदलने की दिशा में एक कदम ना माना जाए, कानून का उल्लंघन। तो ये मतलब थोड़े से कहना चाहिए पेचीदे सवाल हैं। जी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है, जो कानून है 1991 का जो ये एक्ट है, इसको खुद ही इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वैलिडिटी को लेकर चुनौती दी गई है, यानी ये संविधान के सम्मत है ये कानून या नहीं? देखिए, वो अदालत के विचाराधीन है मामला। इस विषय पर जो है जो सरकार है उससे भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मांगा गया है, लेकिन आज की तारीख में हमें ये मानना होगा तो ये कानून अभी है देश में, कानून के रहते उसे किस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। पहले ये जो तर्क है मुस्लिम पक्ष का कि आप ये पहले फैसला कीजिए कि ये मुकदमा चल भी सकता है कि नहीं, सूट्स हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कितनी वैलिड है कि नहीं, पहले उस पर तो फैसला कीजिए और उसके बाद से आप कुछ करना है तो करिए। तो वो सवाल उठ रहा है। आज के दिन भर में इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। अंजुम शर्मा को इजाजत दीजिए, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।